टॉपिक था आपका संघवाद का। कौन सा टॉपिक था? संघवाद का टॉपिक था, ठीक है। संघवाद का क्या था? टॉपिक था, ठीक है। 9 नंबर पे आपका था एकीकृत न्यायपालिका का। 10 नंबर पे होगा अखिल भारतीय सेवाएं। क्या था 10 नंबर पे? 10 नंबर पे लिखे अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, क्या लिखेंगे? ये डे 27 है ना आपका, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसको कहते हैं। अखिल अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में जानते हैं? किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा के बारे में जानकारी दी हुई है? 315। ठीक है, 315, 312, 312, ठीक है। 3 प्रकार की सर्विसेज आपको यहाँ पे आती है। आईएएस की, ठीक है, आईपीएस की, और एक होता है आईएफएस की। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। ये अखिल भारतीय सेवा है। ये संविधान का कौन सा लक्षण अगर पूछेगा तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे संविधान का संघीय लक्षण ना होकर एकात्मक लक्षण है। कैसा लक्षण है? एकात्मक लक्षण है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकार की सेवा है, ठीक है। एक प्रकार की सेवा जो है राज्य के अधीन सेवा, राज्य सेवा। एक सेवा जो है केंद्र के अधीन सेवा। एक जो है से दोनों को मिलाकर बनाया गया कौन सा? अखिल भारतीय सेवा बनाया गया, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवा में आप लिखिए, अखिल भारतीय सेवा में लिखिए, लिखिए भारत में लिखिए भारत में, ठीक है, केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोकसभाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं भारत में केंद्र एवं राज्य के बीच, भारत में केंद्र एवं राज्य के बीच, सॉरी, भारत में केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा के बीच में आप दे क्या दोगे? ब्रैकेट दोगे। उसमें आप क्या लिखना? आईएएस, इंग्लिश में मत लिखना, ठीक है, आईएएस, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना आईपीएस, ठीक है। जैसे भी लिखना होगा ऐसे करके लिखना, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट अगर आप हिंदी में लिखते हो तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आईएएस है, आईपीएस है और आईपीएस, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? भारत में केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोकसभा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईपीएस है। ब्रैकेट बंद करके फिर लिखना है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये दोनों की दोनों सेवाएं केंद्र एवं राज्य दोनों में काम करती है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए है। क्या लिखेंगे उसके बाद? केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए। मैंने कल बताया था, ठीक है। ये सेवाएं केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए कैसे होता है, तो सिंपल सा प्रश्न उसमें आगे मैं लिखवा दे रहा हूँ। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है। जैसे इनकी एग्जाम कौन लेती है? यूपीएससी। यूपीएससी किसकी मशीनरी है? केंद्र की मशीनरी है, क्योंकि राज्य के पास तो अपना बीपीएससी है, यूपीएससी, एमपीपीसीएस है। तो इसका एग्जाम कौन लिया? यूपीएससी का एग्जाम लिया। चयन यूपीएससी के माध्यम से हुआ। प्रशिक्षण कौन दिया था? प्रशिक्षण केंद्र सरकार दिया। लेकिन ये सर्विस कहाँ पे देंगे? तो इनको स्टेट कैडर होता है, किसी को मद्रास मिला, सॉरी, किसी को मतलब चेन्नई, चेन्नई बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको यार, किसी को तमिलनाडु मिला, किसी को बिहार कैडर मिला, किसी को मध्य प्रदेश कैडर मिला। तो इस तरह से इनको स्टेट में कैडर मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये अखिल भारतीय सेवा जो है कहीं ना कहीं से केंद्र का इन पे पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, ठीक है। इसीलिए इस संविधान के संघीय ढांचा का क्या करती है? उल्लंघन करती है। तो आपने कहां तक लिख लिया? हेलो, अरे लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा है? आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो, हेलो, आवाज जा रही है? जी सर। हाँ, तो बोलते क्यों नहीं आप लोग? लिख रहा है वो भी बताइए, नहीं लिख रहे वो भी बताइए, ठीक है। लिख रहे हैं तो लिख हाँ, तो बताना होता है ना बीच में, कैसे पता चलेगा आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहा है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो लाइन जो जहां तक जो लिखा हुआ सेम टू सेम लाइन कॉपी कीजिए, इसमें किसी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भारत में केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं है, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा में आईएएस, आईपीएस और आईपीएस आते हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं का सदस्यों का चयन किया जाता है।
एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूप से निमंत्रण नहीं होता, नियंत्रण होता है। ठीक है, गलत लिखा हुआ है, देखिए लक्ष्मीकांत भी गलती लिखता है। क्या होता है? नियंत्रण होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। अतः ये सेवा संविधान के अंतर्गत संघीय ढांचा के क्या करती है? उल्लंघन करती है। जब लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। सर अभी कितना लिखवा दिए सर कल के? अभी अखिल भारतीय सेवा ही लिखा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। 10 नंबर पॉइंट में ये होगा। ठीक है, कल 9 नंबर पॉइंट तक हमने लिखा दिया था पीछे के क्लास में। ठीक है, ये संविधान का जो संघीय ढांचा के अंतर्गत जो एकात्मक लक्षण जो दिखता है उसके बारे में दिखा रहा था कल, मतलब परसों, और उसका ये 10 नंबर पॉइंट होगा। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा लिखे। जब हो जाए तो 11 नंबर पॉइंट में तो पूरा लिखना है ना सर? अमेरिका में संघीय सरकार एवं ना ही अमेरिका वाला में नहीं लिखना है, हम जितना कह रहे हैं उतना लिखे। कहाँ से? भारत भारत में? से लिखना है। हाँ, हम अभी अमेरिका के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे। अमेरिका के साथ हमारा कंपैरिजन का अलग एक टॉपिक ही होगा। हो गया? कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। चले लिखे, एकीकृत लेखा जांच पर मिशनरी। एकीकृत लेखा जांच मिशनरी, इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट को? देखिए, राज्य के पास अपना कोई भी लेखा जांच मिशनरी नहीं है। सारे के सारे केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। जैसे भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये राज्य के भी खातों की जांच करता है, केंद्र के भी खातों की जांच करता है। और किसी राज्य के अधीन और कोई संस्था या फिर केंद्र के अधीन कोई संस्थाएं अगर काम करती है, मान लीजिए किसे पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है, उसका भी जांच कर सकता है। और इसकी नियुक्ति मतलब क्या होती है? मंत्रिपरिषद के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो एक तरह से केंद्र का मतलब अक्षर मतलब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 10 नंबर 11 नंबर पॉइंट होगा ना, 11 नंबर पॉइंट में लिख लीजिए एकीकृत लेखा जांच मिशनरी, जिसमें मुख्यतः कैग वगैरह आता है। 11 नंबर पॉइंट में लिखेंगे एकीकृत लेखा जांच मिशनरी, और उसमें क्या लिखेंगे? भारत का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्ती बिना राज्यों के सलाह के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस तरह का यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है। अब अमेरिका में आप जाओगे तो अमेरिका में यूएसए की बात करेंगे तो वहां पे केंद्र का कोई भी मिशनरी, ठीक है, राज्य की वित्तीय स्थिति की जांच नहीं कर सकती है। ठीक है, उसका राज्य का क्या होगा? अपना होगा। तो अमेरिका को पूर्ण संघीय, अब भारत को बहुत सारे विद्वान जो है अर्ध संघीय भी मानते हैं। आज हम लोग अर्ध संघीय के कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग विभिन्न आयाम को देखेंगे, तो किस किस विद्वान ने किस परिस्थिति में भारत को अर्ध संघीय कहा है। जैसे सुभाष कश्यप का स्टेटमेंट है, हमारे अंबेडकर जी भी ने कहा, आइवर जेनिंग्स है, उसके बाद बात करेंगे तो ग्रेनविल ऑस्टिन है। तो उन सब विचारक के बारे में आज हम लोग को पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है भारत के संघीय ढांचा के संबंध में, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। सर इसको सेम टू सेम लिख देना या फिर कुछ इसमें परिवर्तन नहीं हाँ करना? नहीं, कुछ नहीं करना है, छोटा सा ही लिखा हुआ, सेम टू सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसकी भाषा ठीक है। एक्चुअली में आज मैंने नोट्स बना नहीं पाया, समय ही नहीं मिल पाता है, ऑफिस रहता है, उसके बाद ऑफिस में भी काम रहता है, उसके बाद आने के बाद फिर मेल्स का कॉपी चेक करो, नहीं तो मैं खुद ही लिखवाता हूँ। मैं इसी से नोट्स बना के, और 2-3 वो है मेरे पास सोर्सेस, वहां से नोट्स बना के खुद ही लिखवाता हूँ, लेकिन आज नहीं बना पाया। कुछ बना पाया, कुछ नहीं बना पाया। हो गया? लिख लिया आपने इसको? अभी नहीं हुआ सर, आप समझा रहे थे तो उसको सुन रहे थे। अच्छा ठीक है।
हो गया सर। हो गया। तो सर ठीक है। विपरीत, हाँ ठीक है। विपरीत अमेरिका में लेखक एवं लेखा परीक्षक की राज्यों की लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं थी। सिंपल शब्दों में जब भी हम भारत की अमेरिका से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बस आपको इतना समझना है, भाई अमेरिका का सब कुछ अपना राज्य का क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, कुछ भी मतलब संघ का राज्य में कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक लिखेंगे इसमें, राज्य सूची पे संसद का प्राधिकार। कितना नंबर, 11 की 12 कितना नंबर होगा? सर। ठीक है। अब देखेंगे संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका बोलते हैं अनुच्छेद 262 की 63, सॉरी अच्छा 249, सॉरी दो दो सौ सौ उनचास। उनचास 249 क्या कहते हैं, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है। अब तो बेचारों को अपने राज्य सूची में ऑलरेडी सब्जेक्ट काफी कम डाल के दिए हुए हो। ठीक है, कितना सब्जेक्ट, 47 की 52 कितना है, 47 सब्जेक्ट सर। 61 सर, 61 आई थिंक राज्य सॉरी सूची सॉरी में ना। सॉरी, देख लीजिएगा जितना भी हो, मुझे याद नहीं आ रहा है, 61 ही है। ठीक है, राज्य सूची केंद्र में में उसके है कंपेयर में काफी राज्य अधिक है। सूची में। जी सर। ठीक है, काफी अधिक है केंद्र में उसके अधीन पे। ठीक है, अब वहां पे देखोगे दो चीजें। ठीक है, उस पे आप क्या देखोगे, वहां पे भी राज्य सूची के सब्जेक्ट पे संसद को कानून बनाने का अधिकार हमने दे दिया। एक चीज और भी देखेंगे, तो ये सारी चीजें होने के बावजूद, ठीक है, एक अपशिष्ट शक्तियां भी आप क्या दे रहे हो, केंद्र को दे रहे हो। ये सारे के सारे एक तरह का एकात्मक लक्षण है। ठीक है, तो राज्य सूची पे संसद का प्राधिकार वाला स्टेटमेंट में आप लिखेंगे, इस सूची के विषय पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषय पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो राज्य सूची के राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बनाई जा सकती है। ठीक है, इतना ही तक लिखेगा। ठीक है, इतना ही तक लिखेगा। चलिए लिखिए। हो गया सर। हो गया, सभी लोगों का हो गया। सर हो गया। चलिए आगे लिखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति आई थिंक मैंने लिखा दिया था ना, कि नहीं लिखाया था? एक बार चेक कीजिए तो राज्यपाल की नियुक्ति। हो गया सर। राज्यपाल की नियुक्ति लिखा दिया हूं ना? जी ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति स्किप करके एकीकृत निर्वाचन मिशनरी, ये लिखाया था क्या, एकीकृत निर्वाचन मिशनरी? ठीक है, नहीं सर। हाँ तो लिखिए इसमें, चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न करता है, करता नहीं है, कराती है। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराती है बल्कि राज्य विधान मंडलों के चुनाव को भी करवाती है। ठीक है, या फिर कराता भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इतना ही तक लिखिएगा।
हो जाए तो बता दीजिएगा आप। हो गया। हो गया। आगे लिखे हैं, राज्यों के विधायकों पर वीटो। अब राज्य के विधायक पे वीटो, ये लाइन अगर समझने में दिक्कत होगा तो मान लीजिए कोई कानून राज्य के विधानसभा के द्वारा बनती है कि नहीं बनती है? अरे बनती है कि नहीं? सामान्यतः राज्य में कितने सदन होते हैं? सामान्यतः राज्य में सदन की संख्या कितनी होती है? दो सर। एक। सामान्यतः जब भी बोलूं तो एक सदन होता है, दो अपवाद है, ठीक है। सामान्यतः कहने का मतलब अधिकांश राज्यों की बात हो रही है, ठीक है। राज्यों में एक ही सदन होता है, ठीक है। कुछ राज्यों में दो विधानसभा सदन भी है, ठीक है, कुछ राज्यों में दो सदन भी है, ठीक है। विधानसभा से कानून अगर कोई भी विधायक को पारित जब करते हैं तो आखिरी रूप से कहां पे जाएगा? राज्यपाल के पास में जाएगा। राज्यपाल के पास शक्ति है इस विधायक की अनुमति देता है कि नहीं होता है, या फिर रोक लेता है, क्या करता नहीं करता, राज्यपाल के पास ये शक्ति है, ठीक है। हालांकि सामान्य परिस्थिति में राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, इसलिए मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित विधेयक को अनुमति दे देता है। लेकिन राज्यपाल चाहे तो अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके, इसका अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके जो राज्य के, ठीक है, संघीय ढांचा के मामले हो, संघीय ढांचा संबंधित अगर कोई मामला हो, या फिर अगर मान लीजिए संघीय ढांचा से संबंधित मामला, या फिर राष्ट्रपति को, राज्यपाल को लगे से ये मामला जो है संवैधानिक हित का है या फिर संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो उस कानून को राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है, ठीक है, जिसको 200, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 200 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वह भी मतलब क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। तो कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर राज्यपाल को बैठाना ये किस प्रकार के लक्षण है? संघीय लक्षण तो है नहीं, क्योंकि राज्य की एक तरह से देखेंगे तो एक किसी भी राज्य की मतलब स्वतंत्रता पे मतलब क्या होता है? क्वेश्चन होता है ये। तो ये एक रीजन है। और दूसरी बात रीजन क्या है? राष्ट्रपति के लिए जो विधायक को जो राज्यपाल रोकेगा, राष्ट्रपति उस विधायक को अनुमति देंगे कि नहीं देंगे इसके लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात, उस विधायक को कितने दिन तक रोक के रखेंगे राष्ट्रपति, यह भी फिक्स नहीं है। तो कहीं न कहीं से राज्यों के विधायकों पर वीटो करना, ठीक है, संविधान का संघीय लक्षण को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इसको लिखिए, राज्य यहां तक लिखे, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि के लिए न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर राज्य का कोई कानून अगर यहाँ पे अगर राज्यपाल के पास गया, ठीक है, किसके पास गया? राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल चाहे तो उसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन दूसरी बार अगर फिर से अगर विधानसभा उसी कानून को अगर राज्यपाल को मतलब साइन करने के लिए भेजता है, तो राज्यपाल यहाँ पे बाधित हो जाता है। भाई उसको अनुमति देना पड़ेगा कि 2 बार वो क्या कर सकता है? दूसरी बार वो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बात है। पहली बार में बोल सकता है ठीक है देखो कुछ बदलाव कर सकते हो क्या, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। लेकिन दूसरा बार में अगर जाएगा उसी रूप में जाएगा, या फिर अगर विधायिका उसको परिवर्तन के साथ भेजेगी, तो राज्यपाल यहाँ पे क्या है? बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति के पास पहला रूप में जाए, दूसरा बार जाए, तीसरा बार जाए, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। समझ रहे हैं ना? समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और सेम अगर संघीय मंत्रिपरिषद अगर किसी विधायिका को किसी विधायक को अगर राष्ट्रपति के पास में भेजती है, राज्य का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, तो वहां पर क्या होता है? राष्ट्रपति एक बार भेज सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा नहीं रिटर्न कर सकते। राज्य में भी राज्यपाल एक बार रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा नहीं रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन वही विधायक को जब राष्ट्रपति के पास अगर जाएगा, क्या हो सकता है? राष्ट्रपति उसको दोबारा भी रिटर्न कर सकते हैं या फिर अनुमति नहीं देंगे। तो चलिए इसको लिखिए। ठीक है, इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधायकों पर वीटो का अधिकार है, ठीक है, यहां तक लिखिएगा।
लिखने पे बता दीजिएगा। ये सब टॉपिक आपको कहाँ पे लिखना है? जैसे लिखना है भारतीय संविधान में, ठीक है, संघवाद होने के बावजूद एकात्मक लक्षण के ऊपर चर्चा करें। अभी भारतीय संविधान में कौन सा एकात्मक लक्षण मौजूद है, उसमें ये टॉपिक को लिखना है। जी सर, हो गया। हो गया? चलिए, आप इसमें कितना नंबर, चलिए हो गया, ठीक है, इट इज कंप्लीट। ठीक है, कितना लिखना था आपने? टोटल 12-14 इधर लिख लिया, और संघात्मक लक्षण में भी आपने कुछ लिखे। अब लिखेंगे, अब एक टॉपिक लिखिए यहाँ पे, ठीक है, अब मैं अपने मन से लिखाऊंगा। भारतीय संघीय प्रणाली को विभिन्न विद्वानों ने अर्धसंघीय कहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टॉपिक लिखेंगे भारतीय, ठीक है, भारतीय संघीय प्रणाली को, संघीय प्रणाली को विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है? विभिन्न विद्वानों ने अर्धसंघीय कहा है। विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा? अर्धसंघीय। अर्धसंघीय का मतलब क्या होता है? क्वासी फेडरल। ठीक है, क्या होता है? अर्धसंघीय कहा है। किशन जी, आप घबराइएगा मत, ठीक है, सब कुछ आपको शुरू से समझाया जाएगा। ये क्लास बीच में इसलिए हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए घबराना नहीं है। आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, आप बिल्कुल सही जगह पे, ठीक है। जी सर, जी जी। हाँ, ये 20 से टॉपिक चल रहा है तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्लास से जो नया टॉपिक जो मेंस का जो शुरू होगा ना, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, शुरू से समझेंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बीच में जी दिक्कत हो सर, जी सकती है। जी अब यहाँ जी। पे एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, मतलब भारतीय संघीय प्रणाली को विभिन्न विद्वानों ने अर्धसंघीय कहा है। अब क्यों कहा है, किसने कहा, इसके संदर्भ, ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। मतलब भारतीय संघीय प्रणाली को विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा? अर्धसंघीय कहा है। लेकिन इस फैक्ट को लिखेंगे भी और इस फैक्ट को काउंटर भी करेंगे, ठीक है। देखिए, कभी भी कोई निगेटिव फैक्ट कभी भी आपको चर्चा करने के लिए बोले ना, तो उसको पूरा चीज को लिख देना और अंतिम में मुकर जाना है, ठीक है, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में है तो अर्धसंघीय कहना भारतीय संविधान के विरोधाभास की बात हो रही है। तो पहले, सबसे पहले लिखेंगे किसने किसने क्या कहा है, ठीक है। तो सबसे पहला नाम जो आएगा आपका, ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम आएगा। किसका आएगा? लिखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या है इसका नाम? ग्रेनविल ऑस्टिन, ऐसे लिखा है ना। चलिए, ग्रेनविल ऑस्टिन में लिखिए। इसमें लिखिएगा भारतीय संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान भारतीय संविधानविद, ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संवैधानिक संरचना को अर्धसंघीय बताया है। क्या बताया इसने? भारत की संवैधानिक संरचना को क्या बताया है? अर्धसंघीय। भारत के संवैधानिक संरचना को, ठीक है, अर्ध संघीय बताया है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए, प्रीलिम्स में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन का है, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संघवाद किस प्रकार का? संघीय है, अर्धसंघीय है, अपने प्रकार का संघीय है। देखिए, तीन तरह का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ठीक है।
संघीय के बारे में पढ़ोगे तो 3 तरह का कॉन्सेप्ट क्या है भारत संघ के बारे में। सबसे पहले कुछ लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब ये पूर्णतः संघीय है। कैसे कहेंगे? पूर्णतः संघीय। एक क्या कहेंगे? एक कहेंगे अर्ध संघीय है। एक क्या कहेंगे? अपने प्रकार का संघीय है। क्या बोलेंगे? अपने प्रकार का। अपने प्रकार कहने का मतलब हुआ सब भाई साहब ऐसी संघीय व्यवस्था तो कहीं देखने को नहीं मिलती है। भारत ने अपने परिस्थिति के हिसाब से अपने प्रकार का संघवाद का निर्माण किया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपने प्रकार का संघीय व्यवस्था। तो हमारा जो तीनों तरह के कमेंट को हमको दिखाना है, संघीय किसने कहा है, अर्धसंघीय किसने कहा है, अपने प्रकार का मतलब क्या कहा, संघीय व्यवस्था किसने कहा है। ठीक है, तो क्या आपने लिखा है, लिख लिया ये टॉपिक? जी सर। भारतीय संविधानविद ने ग्रेनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संवैधानिक संरचना को क्या कहा है? अर्धसंघीय कहा है। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वासी फेडरल। क्या बोलते हैं इसको? क्वासी फेडरल। जिनमें, इसमें लिखे जिसमें, इसी में टॉपिक में, जिसमें राज्यों के पास विशेष अधिकार है, लेकिन जिसमें राज्यों के पास विशेष अधिकार है, जिसमें राज्यों के पास, जिसमें राज्यों के पास क्या है? विशेष अधिकार है। विशेष अधिकार है। अब बोलोगे सर राज्यों के पास विशेष अधिकार क्या है? तो भाई साहब राज्य के पास अपना पुलिस होता है ना। राज्य के पास अपनी लोक सेवाएं है कि नहीं है? राज्य के पास अपनी संप्रभुता भी देखेंगे तो एक प्रकार से है कि नहीं है? तो कुछ राज्यों के पास हमारे यहाँ विशेष अधिकार तो दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे जिसमें राज्यों के पास विशेष अधिकार है लेकिन केंद्र की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। साथ में क्या लिखेंगे? केंद्र की भूमिका। क्या लिखेंगे? केंद्र की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। क्या लिखेंगे? भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद है। मैंने संघवाद को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया, लक्ष्मीकांत को पढ़ाया था, 3-4 क्लास मैंने ले रखा है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा हुआ है, मौका मिले तो देख लीजिएगा, नहीं तो ठीक है। संघवाद, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब टॉपिक को मैं फिर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, जो कि हमारे मेंस के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सबको मैं फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, लक्ष्मीकांत को मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत को मैं रिपीट करूंगा, चिंता मत कीजिएगा। आपका स्पेक्ट्रम में भी रिपीट ना हो क्योंकि बहुत 800 पेज की किताब है, लेकिन लक्ष्मीकांत को मैं रिपीट कर दूंगा, वैसे टॉपिक को रिपीट कर दूंगा जो कि मेंस में आते हैं। ठीक है, और अभी आपका मेंस का सीरीज भी शुरू हुआ है ना। आज मैंने मेंस का सीरीज दिया, देखा आप लोगों ने क्वेश्चन को? सर देखा मैंने, हाँ पॉलिटी का फर्स्ट मैंने देखा था। हाँ, ठीक है, तो इधर क्लास भी चल रही है, उधर आपको टॉपिक भी मिला है, तो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक है, मजा आएगा लिखने में। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ सबको सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दूं। ठीक है, लिख लिया आपने? अभी ये हो गया। ठीक है, ये विचार जो थे, किसके विचार थे ये? अभी जो मैंने आपको विचार बताया, किसके विचार है ये? इस महोदय का नाम क्या है? ग्रेनविल ऑस्टिन। अब आते हैं आइवर जेनिंग्स। ठीक है, आइवर जेनिंग्स महोदय ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, आइवर जेनिंग्स, क्या नाम है इसका? आइवर जेनिंग्स। ठीक है, चलिए, आइवर जेनिंग्स महोदय ने क्या कहा है? इन्होंने कहा आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संघवाद को एक मजबूत केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ बताया है। मतलब इसने, लिखेंगे यहाँ पे इनके अनुसार या फिर इन्होंने, कुछ भी लिख दीजिएगा, या फिर नाम भी लिख सकते हैं। इन्होंने भारतीय संघवाद को, भारतीय संघवाद को एक मजबूत केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ बताया है। एक मजबूत केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ बताया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे संघ तो है लेकिन इसमें क्या हो रखा है? केंद्रीयकरण हो रखा है। ठीक है, संघ का क्या हो रखा है? केंद्रीयकरण हो रखा है। ठीक है, तो आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संघवाद को एक मजबूत केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ बताया है। एक मजबूत
केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघ बताया है। ठीक है, बताया है। उनके अनुसार उनके अनुसार उनके अनुसार राष्ट्रीय एकता और विकास को उनके अनुसार या फिर आइवर जेनिंग्स के अनुसार, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उनके अनुसार राष्ट्रीय एकता और विकास को उनके अनुसार राष्ट्रीय एकता और विकास को राष्ट्रीय एकता और विकास को राष्ट्रीय एकता और विकास को भारतीय संविधान के साथ अद्वितीय सुरक्षा, ठीक है, भारतीय संविधान के साथ, ठीक है, मतलब अलॉन्ग विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के साथ अद्वितीय सुरक्षा उपायों के लिए लागू करना, अद्वितीय सुरक्षा उपायों के लिए लागू करना मुख्य रूप से संघीय है। आप देखेंगे इंडियन फेडरल सिस्टम जो है, मतलब भारतीय संघवाद की बात करेंगे तो इसमें कुछ लक्षण की बात करेंगे। एकात्मक रहने का मतलब क्या होती है, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी से हमको इस तरह का संघवाद का निर्माण करना पड़ा, क्या इसके रीजंस है। ठीक है, कहां तक लिखा सर आपने? लागू करने के बाद लागू करना, हाँ, अद्वितीय सुरक्षा उपायों के लिए लागू करना मुख्य रूप से संघीय है। मुख्य रूप से क्या है? संघीय है। अद्वितीय सुरक्षा उपायों के लिए लागू करना मुख्य रूप से क्या है? संघीय है। अब मान लीजिए ऐसा संघवाद का क्या ही मतलब, ठीक है, हम इस प्रकार का संघवाद हम रखे, लेकिन इस प्रकार का संघवाद का क्या ही मतलब, जब ये देश की, ठीक है, जब देश की एकता, ठीक है, और अखंडता की समाप्त हो जाए, देश में अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, ऐसे संघवाद को लेकर चार्ट बनाएंगे क्या? संभव तो नहीं है ना। अब मान लीजिए भारतीय संघवाद, ठीक है, थोड़ा सा एकीकृत संघवाद है, समझते हैं, राज्यों की पावर तो दिखती तो अधिक है संविधान में, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। अब मान लीजिए रीजन में एक सिंपल सा एग्जाम्पल, बहुत ही मतलब बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, कोविड का समय आया, ठीक है, किसका समय आया? कोविड का समय आया, ठीक है। तो कोविड के समय में आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे प्राधिकरण के द्वारा मदद किया गया। प्राधिकरण मतलब केंद्र सरकार, ठीक है, प्राधिकरण के द्वारा, विशेष प्रकार के मतलब केंद्र सरकार के एजेंसी के द्वारा मदद किया गया। सारा चीज जो था, वैक्सीनेशन की प्रोसेस किसके द्वारा हुए? केंद्र सरकार ने करवाया। राज्य का अपना कोई वैक्सीनेशन प्रोसेस तो नहीं ना था। केंद्र सरकार ने जहां पे, ठीक है, कहां पे, जहां पे स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, वहां पे उसने सबसे पहले इन चीजों को किया, ठीक है। इसमें हालांकि राज्य की मिशनरी भी काम कर रही थी, आपने देखा होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोविड वैक्सीनेशन की प्रोसेस अगर मान लीजिए बिहार का अपना होता, यूपी का अपना होता, ठीक है, ठीक है, यूपी का क्या होता? अपना होता, आंध्र प्रदेश का अपना होता, तो क्या समायोजन बन पाता? बिहार सरकार कहती थी नहीं, हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का था भाई सर कोविड वैक्सीन हम तो नहीं देंगे, हम तो अपने राज्य के देखेंगे। तो क्या होगा? एक अलगाववाद को जन्म लेगा कि नहीं लेगा? तो भारतीय संघवाद में केंद्र एक गार्जियन की तरह काम करता है, ठीक है, जो सबका ध्यान रखता है। अगर राज्यों को बहुत अधिक शक्ति दे देंगे, जैसे भारत के मतलब, जैसे भारत में एकता और विविधता, सॉरी, भारत में विविधता बहुत ही ज्यादा है, तो क्या होगा? भारत की एकता अखंडता पे एक चोट पहुंचेगी, टिक नहीं पाएगा। राज्यों को बहुत अधिक शक्ति दे देंगे तो कोई राज्य अलगाववाद की तहत बोलेगा सो भाई साहब हमको क्या करो, स्वतंत्र कर दो, ठीक है, हम तो एक अलग देश बनाएंगे। जैसे स्थिति हमारा नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में बहुत दिन तक स्थिति रही अलगाववाद को लेकर। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय संघवाद को डिजाइन किया गया, इसलिए भारतीय संघवाद को अपने तरह का संघवाद कहते हैं, ठीक है, जो कि ऐसी विशेषता कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। जैसे मैंने क्या बोला, जब भारत का ही संघवाद ऐसा है कि सडन मतलब संघात्मक से तुरंत मतलब एकात्मक का रूप धारण कर लेता है। संघात्मक से तुरंत एकात्मक का रूप धारण करने वाला कहीं पर भी इस तरह का व्यवस्था नहीं देखने को मिलता। या तो कहीं पे संघात्मक है या फिर कहीं पे एकात्मक है।
चीन की बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, इन सब पे क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है, मतलब एकात्मक है पूर्ण रूप से। कि भारत का क्या है, संघात्मक है, लेकिन क्या करता है, जब परिस्थिति जब उत्पन्न होती है, विरल परिस्थिति में क्या होता है, एक संघात्मक से सीधे किसमें चेंज होता है, एकात्मक में। कब, जब राज्य के ऊपर लगता है 356। ठीक है, जब 356 लगाएंगे तो सीधे संघात्मक ढांचा किसमें परिणत हो जाएगा, सीधे के सीधे एकात्मक में बदल जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था किसी भी देश में नहीं देखने को मिलती है, जो कि संविधान का स्ट्रक्चर ही मतलब क्या होता है, बदल जाता है। समझ रहे हैं ना, या तो कोई देश संघात्मक या फिर पूरी तरह से एकात्मक है, जहां पे राज्यों को बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, राज्य केवल नाम मात्र का है। लेकिन भारत में क्या है, स्थिति परिवर्तन करने के हमारे संविधानविदों ने 356, 360, 352 जैसे चीजों को बना रखा है। ठीक है, जो कि विकट परिस्थिति में इसका प्रयोग करना चाहिए। हालांकि 356 की बात करेंगे, 356 के संदर्भ में अंबेडकर जी ने कहा था, भाई साहब एक संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ही विरल ही प्रयोग होगा। ठीक है, न के बराबर प्रयोग होगा संविधान का, मतलब बहुत विकट परिस्थिति आ जाएगा तब ऐसा प्रयोग हो सकता है, कभी इसका प्रयोग हो ही ना। ठीक है, अंबेडकर जी के कहना था, लेकिन 356 का प्रयोग इतना बार किया गया, इतना बार किया गया, से क्या ही बात करूं इस पे। ठीक है, तो अंबेडकर जी का जो कथन था ठीक उससे विपरीत 356 निकल कर आया। चलिए, आइबरजेनिक्स आपने लिख लिया। अब चलिए लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हिंदी में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या कहा सो लिखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को पूर्ण संघ बताया है। क्या बताया इन्होंने, बोला से भाई साहब भारतीय संविधान जो है पूर्ण संघ है। देखिए, कभी भी आप लोग एग्जाम में अपने मन से नहीं लिखोगे सर मुझे लगता है भारतीय संविधान पूर्ण संघ है, मुझे लगता है कि मतलब भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। कभी भी, ठीक है, कभी भी आपको लगता है नहीं लगता उससे मतलब नहीं है। ठीक है, विद्वानों ने क्या कहा है उस मैटर को लगता है। ठीक है, हम कोट करेंगे हमेशा, कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो उससे पहले उस स्टेटमेंट से संदर्भित चीजों को कोट करेंगे। हाँ, निष्कर्ष में लिख सकते हैं आप थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन कभी भी मेंस में आप ये नहीं लिखो आपको क्या लगता नहीं लगता, आपको लगने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अगर इसको संघीय बताया तो संघीय है, हमको उनको कोट करके चलना है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को पूर्ण संघ बताया है, जो कि भारत में एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ अलग प्रकार का प्रावधान करता है। मतलब इनके अनुसार भारतीय संघ जो है से पूर्ण संघ है, लेकिन अलग प्रकार का है। और जब हमारा संघ अलग प्रकार है उसको डिफाइन कौन करेंगे, हम करेंगे ना, दूसरा कौन डिफाइन करने वाला होता है। ठीक है, तो और अखंडता। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को पूर्ण संघ बताया है, जो कि भारत में एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ अलग प्रकार का प्रावधान करता है। क्या करता है, तो कुछ अलग प्रकार का, ठीक है, प्रावधान करता है। ठीक है, क्या करता है, कुछ अलग प्रकार का। सिंपल शब्द में बोले तो भाई साहब हमने क्या किया, अमेरिका से क्या किया, रॉ मटेरियल सब्जी ले लिया। ठीक है, वहां से सब्जी लिया, कनाडा से मसाले ले लिए, ठीक है, तेल कहीं और से ले लिया और अपने अपना सब्जी बनाया। ठीक है, तो सबका मिश्रण है, सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, कहीं से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भारतीय संघवाद को एक अलग प्रकार का संघवाद जो था अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, लिख लिया आपने, हो गया। जी सर हो गया। ठीक है, अब लिखिए आगे। सुभाष कश्यप जी का स्टेटमेंट कोट करना हमको। ठीक है, सुभाष कश्यप जी बहुत ही बड़े संविधानविद रहे, इनका बहुत सारा चीज किताब भी आती है सुभाष कश्यप की। ठीक है, सुभाष कश्यप जी को लिखिए। ठीक है, सुभाष कश्यप ने भारतीय संवैधानिक प्रणाली को अर्धसंघीय कहा। सुभाष कश्यप ने भारतीय संवैधानिक प्रणाली को क्या कहा, अर्धसंघीय। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने बोला भाई साहब अर्धसंघीय है। इन सब विद्वानों का स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ देता है, तो बताओ इसने क्या कहा, अर्धसंघीय कहा, पूर्ण संघीय कहा, क्या कहा, तो प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सुभाष कश्यप ने भारतीय संवैधानिक प्रणाली को अर्धसंघीय कहा। उनके अनुसार भारत का संविधान
भारत के संविधान संघीयता के साथ एकता का एक अच्छा उदाहरण है। संघीयता, संघीयता के साथ, संघीयता के साथ एकता का, एकता का एक अच्छा उदाहरण है। क्या है? एकता का एक अच्छा उदाहरण है। आपको पता है मिजोरम में 5 को 7 को जगह पे वोट को पूरी तरीके से बहिष्कार किया गया है। अगर अमेरिका के प्रकार का अगर संघ अगर हम रहते, बहुत सारे देश बोलते भाई साहब हमको अलग करो, बहुत सारे राज्य बोलता हमको अलग करो। तो वैसे संघवाद का क्या लेकर हम करते जहां पे एकता अखंडता को सुरक्षा ही नहीं किया जाए। इसीलिए हमारा संघ को हमने अपने तरह का बना रखा है। ठीक है, हो गया। वास कश्यप ने भारतीय संवैधानिक प्रणाली को अर्धसंघीय कहा है। उनके अनुसार भारत का संविधान संघीयता के साथ एकता का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए आप एक टॉप देखिए, आप इसी में क्या करना है ना, अभी हम लोग इसको टॉपिक को समाप्त नहीं किए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को कोट करेंगे। ठीक है, एक टॉप यहाँ पे बना दीजिए, अलग टॉपिक नहीं, इसी में एक सब टॉपिक है। एक लीजिए भारत के अर्धसंघ भारत के भारत के अर्धसंघवाद के संबंध में, भारत के अर्धसंघ के संबंध में, या फिर अर्धसंघवाद कर दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के अर्धसंघ वाद के संबंध में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। आपको पता है हमारा संविधान है कि जीवन संविधान है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी प्रकार का निर्णय देता है, अभी संसद जो समय समय पे उसमें परिवर्तन करते रहती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है संसद के द्वारा, जो क्या बोलते हैं, संसद के द्वारा जो क्या बोलते हैं, संशोधन जो किया जाता है, उससे भी संविधान में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हमारा संविधान में संघीय ढांचा, ठीक है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इस सब का बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को दिया है, तो वो भी एक संविधान का हिस्सा बन गया। ठीक है, और संघीय प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? बेसिक स्ट्रक्चर माना, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला केस जो है इसमें 1 नंबर में इसे लिखे एस आर बोमई बनाम भारत संघवाद। क्या लिखेंगे? एस आर बोमई बनाम भारत संघवाद लिखे। क्या लिखेंगे? एस आर बोमई बनाम भारत संघवाद, एस आर बोमई बनाम भारत संघवाद इसमें लिखिए। एस आर बोमई, एस आर बोमई, एस आर मुंबई होता है ना, मुंबई, ठीक है, बनाम भारत संघ वाद। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए इसमें लिखिए एस आर मुंबई भारत संघ वाद में, एस आर मुंबई भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय व्यवस्था का संविधान का मूल ढांचा माना। क्या माना? संघीय व्यवस्था को संविधान का क्या माना? भाई साहब संविधान का क्या है? ये मूल ढांचा है। समझ रहे? केस कब का है बताइए, कब का कैसा है ये? कोई लोग बताइए तो कब का कैसा है, कब का कैसा ये एस आर बोमई वाला केस कब का है ये? इन्हीं को नहीं पता है, इतना बेसिक चीज है ये, कितना बार मैं बताया हूंगा। याद नहीं आ रहे हैं सर। क्यों नहीं याद आ रहा है? 1994 का लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, 1994 पूछ देता है कभी एस आर बोमई वाला बनाम भारत संघवाद जो है, जो कि संघीय ढांचा के बारे में बात करता है, वो केस कब का है? तो 1994 का केस है। ठीक है, चलिए हो गया ये एस आर बोमई। सर इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय ढांचा को, इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय व्यवस्था का संविधान का मूल ढांचा माना, संघीय व्यवस्था को संविधान का मूल ढांचा माना गया एस आर बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में। ठीक है,
जी सर। चलिए आप लिखेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर टॉपिक में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे सत्यपाल बनाम पंजाब राज। एक केस था, सत्यपाल जी का केस था, तो इसमें भी सत्यपाल सत्यपाल बनाम पंजाब राज। इसीलिए मैं बोलता हूं सभी लोग मेंस का तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स का तो आधा से बेसी तैयारी आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सत्यपाल बनाम पंजाब राज, सॉरी बनाम, बनाम को अंग्रेजी में वर्सेस भी लिखा जाता है। ठीक है, तो सत्यपाल बनाम पंजाब राज, ये केस कब का है बता सकते हैं? ये तो जब वो बेसिक चीज नहीं पता था, ये नहीं पता होगा ना। 1969 का केस है। ठीक है, 1969 का केस है। पंजाब पंजाब क्या बोलते हैं इसको, सत्यपाल बनाम पंजाब राज्य का केस जो है 1969 का केस है। ठीक है, अब लिखेंगे लिखिए, इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बाद में इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय व्यवस्था का, सॉरी, इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक या एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय कहा। संघात्मक या एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय कहा। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक या एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय कहा। क्या कहा? अर्धसंघीय कहा। हो गया? और बोलिए तो। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक या एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय कहा, या फिर अर्धसंघीय माना। कहा को हटा के माना लिख दीजिए। माना दर्रा किस राज्य में है? ये सर एचपी में, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, उत्तराखंड से उठ के हिमाचल में आ गया कब? पहले तो उत्तराखंड में था। माना नीति। जी जी सर। माना नीति सब उत्तराखंड में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एकात्मक की तुलना में अर्धसंघीय माना। ठीक है, हो गया। आप ये सारे स्टेटमेंट को हमने लिख दिया, अब यहाँ पे लिखेंगे अंतिमतः। ठीक है, जो आप लोग निष्कर्ष वगैरह बने, जो भी मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ ना, सबके सब समझिए एक 8 नंबर का प्रश्न ही है। ठीक है, और सबको जो कंबाइन करेंगे तो 38-36 नंबर का मेंस का प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इसमें लिखे उपरोक्त दिए गए कथनों और विचारों उपरोक्त उपरोक्त दिए गए कथनों और विचारों से यह प्रतीत होता है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। उपरोक्त उपरोक्त दिए गए कथनों और विचारों से यह प्रतीत होता है कि भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघीय अर्धसंघीय है। ठीक है, अब इसको बचाव करना है। परंतु भारत के संविधान में भारत के संविधान में भारत के संविधान में एकात्मक और संघवाद भारत के संविधान में भारत के संविधान में एकात्मक और संघवाद के लक्षणों को एकात्मक और संघवाद के लक्षणों को इस प्रकार शामिल किया गया है इस प्रकार शामिल किया गया है, जो कि भारत में एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो कि भारत में
एकता और अखंडता को, जो कि भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत का संघवाद अपने प्रकार का संघवाद है, जो कि बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार, ठीक है, भारत का संघवाद अपने प्रकार का संघवाद है। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत का संघवाद, ठीक है, अपने प्रकार का क्या है, तो संघवाद है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना है। हो गया? क्लियर? यस सर। चलिए, आप एक टॉपिक लिखेंगे, अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ। ठीक है, आप देखिए, इसको बोलते हैं आपदा में अवसर। अर्धसंघीय प्रणाली का लाभ भी है। ठीक है, हम इसको लाभ के तौर पे दिखा भी सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ। कभी कभी तो आपको एग्जाम में देकर बताओ आपातकाल का क्या लाभ है, अब बोलोगे एक आपातकाल में भी लाभ हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल उसका भी लाभ है। ठीक है, एक टॉपिक लिखे, अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ। अर्ध सर हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो जहाँ लाभ बिल्कुल, है ठीक है, वहाँ हर हानि भी है। संघीय, बिल्कुल, अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ को लिखिए। ठीक है, अर्धसंघीय प्रणाली के क्या है, लाभ। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक में लिखिए, पहला नंबर जो होगा राष्ट्रीय एकीकरण। इसमें पहला लाभ क्या है, राष्ट्रीय एक एकीकी एकीकरण। क्या होगा, पहला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकीकरण। भारतीय संविधान सभा ने एक वास्तविक संघ का निर्माण न करके भारतीय संविधान सभा ने एक वास्तविक संघ का निर्माण न करके तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए फिर से सर। भारतीय संविधान सभा ने एक वास्तविक संघ का निर्माण न करके भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान सभा ने एक वास्तविक संघ का निर्माण न करके एक वास्तविक संघ का, ठीक है, निर्माण न करके, ठीक है, निर्माण न करके तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे संघ का निर्माण किया है। ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे संघ का निर्माण किया है जो राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करता है, जो राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हमने इस प्रकार का संघ का निर्माण किया है, ठीक है, जो हमारे लिए अपने हित की बात करता है, ठीक है, हमारे पक्ष में है। ठीक है, इसीलिए हमने अमेरिकी जैसे संघ को नहीं लिया है। ठीक है, हमने ऐसे संघ का निर्माण किया जो कि हमारे फेवर में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा ने एक वास्तविक संघ का निर्माण न करके तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे संघ का निर्माण किया है जो राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करता है। जैसे राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करता है। अब इसमें लिखेंगे जैसे, भाई कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग। ठीक है, मतलब हमको उस समय, ठीक है, धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग की गई।
बहुत सारी परिस्थिति ऐसी थी, अगर हम इस प्रकार का संघवाद का निर्माण न करते, राज्यों के पाले में गेंद को डाल देते, तो राज्य उसको अपने अनुसार खेलता, तो भारत एक पूरी तरीके से इतना विस्तृत एक व्यापक देश बन ही नहीं पाता। ये राज्यों को बहुत ज्यादा अधिकार अगर हम दे देते उस परिस्थिति में, तो राज्य क्या होता। जैसे देखा ना, बहुत सारे राज्य बोले तो हम स्वतंत्र रहेंगे, बहुत सारे राज्य बोले तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमको इस प्रकार का संघ बनाना पड़ा, जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के हितकर था। ठीक है, इसमें पहला लिखेंगे धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग, अन्य भारतीय राज्यों में अलग राष्ट्र की मांग। जैसे हैदराबाद बोल रहा था क्या हम स्वतंत्र रहेंगे, बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। अभी भी बहुत सारे, पंजाब जो बोलता है हमको, एक पंजाब सारे नागरिक नहीं लेकिन पंजाब के कुछ खालिस्तान। उग्रवादी संगठन खालिस्तान की मांग करते हैं। ठीक है, मिजोरम में ग्रेटर मिजोरम की मांग होता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा मिला दो, पूरे मिजोरम को लो लो, और म्यांमार के भी कुछ हिस्सा मिला के ग्रेटर मिजोरम बनाने की मांग होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजों को देखते हुए हमने इस प्रकार का व्यवस्था को अपनाया। तो अन्य भारतीय राज्यों में अलग राष्ट्र की मांग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 2 रीजन लिख दिया आपने, इनफ है। ठीक है, अब इस पे क्या नंबर पॉइंट है, ये राष्ट्रीय एकीकरण पहला ही पॉइंट था ना। दूसरा पॉइंट लिखिए। ठीक है, सहयोग और समन्वय, क्या लिखेंगे, सहयोग और सहयोग और समन्वय, समन्वय। ठीक है, लिखिए, अर्धसंघीय संरचना के माध्यम से ही, अर्धसंघीय संरचना के माध्यम से ही अर्धसंघीय अर्धसंघीय संरचना, अर्धसंघीय संरचना के माध्यम से ही, और संघीय संरचना के माध्यम से ही केंद्र और राज्य के मध्य विभिन्न प्रकार की योजनाओं, केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कार्यक्रम, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कार्यक्रम, कार्यक्रमों, कार्यक्रम लिखना है ना, कार्यक्रमों। ठीक है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं, ब्रैकेट में कार्यक्रम में समन्वय देखने को मिलता है, में समन्वय देखने को, ठीक है, मिलता है, समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। जैसे कोविड के दौरान, जैसे कोविड के दौरान, जैसे में लिखिएगा नीचे, जैसे देख के ऐसे बना के, जैसे कोविड के दौरान राज्यों को उनके आवश्यकता अनुसार केंद्रीय प्राधिकार, जैसे कोविड के दौरान राज्यों के उनके आवश्यकता अनुसार, राज्यों को उनके आवश्यकता अनुसार पूर्ति केंद्रीय प्राधिकरण के कारण ही संभव हुआ था, केंद्रीय प्राधिकरण के कारण ही क्या हुआ था, संभव हुआ था। आवश्यकता के अनुसार सर, आवश्यकता अनुसार पूर्ति, मतलब जो राज्यों की जो मांग जो थी, जो उनकी आवश्यकता थी, वह केंद्रीय प्राधिकरण के कारण ही तो संभव हुआ था। ठीक है, 1 मिनट में फोन हो गया। लिख लिया आपने।
उत्तर। जी सर, हो गया सर। उसका लिखे एकल बाजार अर्थव्यवस्था। एकल बाजार अर्थव्यवस्था। अर्धसंघीय अर्धसंघीय व्यवस्था। अर्धसंघीय व्यवस्था के कारण भारत को एकल बाजार के रूप में विकसित होने का अवसर देता है। अर्धसंघीय व्यवस्था के कारण भारत को एकल बाजार के रूप में विकसित होने का अवसर देता है। अब जैसे बोलो सर, मतलब ये एकल बाजार क्या हुआ? मान लीजिए बिहार में आप हो, ठीक है, और आप बोलो सर हमको मोबाइल फोन खराब होगा, लेना है, तो आपने एक मोबाइल फोन लिया, उसका दाम है 10,000 रुपया, ठीक है। अब फिर आप उत्तर प्रदेश में गए, ठीक है, वहां पे भी किसी का फोन खराब हो गया, ठीक है, आप वहां पे सेम फोन को खरीदे तो वहां पे उस फोन का दाम 10,000 ही होगा, ठीक है। अगर राज्यों के हाथ में अगर खेमा दे दे, राज्य अपने वित्तीय शक्ति के लिए क्या करेंगे? बिहार में किसी फोन को 10,000 में बेचेंगे, उत्तर प्रदेश में 15,000 में बेचेंगे, आंध्र प्रदेश में 13,000 मिलेगा, ठीक है। तो एकल व्यवस्था होगा, ठीक है, समरूपता रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो ये एकता और अखंडता के लिए भी क्या है? खतरा है, ठीक है। समरूपता होनी चाहिए। समरूपता से क्या होता है? एकता और अखंडता का क्या होता है? बढ़ता है। समरूपता किस आधार पे हो सकता है? ठीक है, समरूपता के बहुत सारे आधार हो सकते हैं। भाषा हो सकता है, झंडा हमारा समरूपता का आधार है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, सब समरूपता के आधार है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी राष्ट्र में आप, किसी भी राज्य में आप जाए, उस आदमी को हम नहीं जान रहे, उस आदमी को भाषा को भी आप नहीं समझते, उसके खान पान से आप उसको नहीं जानते, कल्चरली आप उनसे नहीं जुड़े हुए हैं। आप कर्नाटक के किसी सुदूर गांव में चले गए, लेकिन उसकी जो झंडा जो हमारा है, ठीक है, हमारा जो नेशनल एंथम जो है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत हो गया, इस सब से क्या हम उससे जुड़े हुए हैं, उससे पता चल रहा है क्या वी आर इंडियन, ठीक है। तो समरूपता बहुत आधार पे आ सकती है। तो एकल बाजार अर्थव्यवस्था भी एक प्रकार का समरूपता ही लाती है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था भारत की एकल बाजार के रूप में विकसित होने का अवसर देता है। हाल में लागी गई, ठीक है, या फिर हाल में लागू की गई जीएसटी प्रणाली भारत को एकल बाजार के रूप में उभरने की अनुमति देती है। जीएसटी प्रणाली ही कहता है ना, सभी जगह पे कर एक होना चाहिए, सभी जगह पे कर एक होगा तो सामान का कीमत एक होगा, है कि नहीं। तो हाल में लागू की गई जीएसटी प्रणाली भारत को एकल बाजार के रूप में उभरने की अनुमति देती है। लिख लिया आपने? भारत में एक ही आयकर व्यवस्था लागू है, मतलब राज्य कर नहीं लगा सकती, राज्य के पास कराधान की शक्ति नहीं है। कुछ मायनों में लगाती है, लेकिन बिहार सरकार क्या उत्तर प्रदेश के ऊपर कर लगा सकती है? नहीं लगा सकती है, ठीक है। कुछ मायनों में है, उसका सेल टैक्स वगैरह का कुछ कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत में एक ही कराधान व्यवस्था आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में एक ही आयकर व्यवस्था लागू है, राज्यों के पास अलग आयकर लगाने की शक्ति नहीं है। राज्यों के पास अलग आयकर लगाने की शक्ति नहीं है, जिससे नागरिकों को दोहरे कराधान से मुक्ति मिलती है, ठीक है। मतलब डबल टैक्स क्या होता है उसके? दोहरे कराधान से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ क्या है? सिंगल टैक्स है, मतलब केंद्र टैक्स वसूले, राज्य को दे दे टैक्स में से पैसा। राज्य पब्लिक से दो बार क्यों वसूलेगी? केंद्र वसूले, ठीक है। कौन वसूले? केंद्र वसूले। 10 रुपया केंद्र वसूली, ठीक है, राज्यों का 4 रुपया देंगे, केंद्र 6 रुपया रखेगा। अगर राज्यों को कर लगाने का अधिकार देंगे तो पता चला राज्य भी लगा दिया कुछ, केंद्र भी लगा दिया कुछ, दिक्कत क्या हो जाएगी? पब्लिक को दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से दोहरे कराधान की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है।
नागरिकों को दोहरे कराधान से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। यही टैक्स को बंटवारे के लिए क्या है? राज्य वित्त आयोग भी तो है ना, तो राज्य वित्त आयोग बोलते हैं, चलिए सीधे वित्त आयोग है। अनुच्छेद 280 लिख लिया आपने? हेलो? जी सर, हो गया। जिससे नागरिकों को दोहरे कराधान से मुक्ति मिलती है। कितना नंबर पॉइंट है ये? तीसरा नंबर। तीसरा था। चौथा नंबर में लिखे अंतरराज्यीय विवादों का समाधान। अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय कहने का मतलब क्या होता है? अंतरराज्यीय, ठीक है, अंतरराज्यीय कैसे लिखेंगे भाई? अंतरराज्यीय, ठीक है, देख लीजिए कैसे जैसे लिखेंगे, ठीक है। लिखते हैं ना वैसा ही लिखते हैं हाँ ठीक है, अंतरराज्यीय की बात, अंतरराज्यीय विवाद की बात करेंगे तो ये दो राज्य, ठीक है, क्या होगा? दो राज्य या दो से अधिक, ठीक है, राज्यों के मध्य अगर विवाद अगर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अंतरराज्यीय विवाद। अब बिहार और उत्तर प्रदेश का विवाद हो सकता है, तमिलनाडु कर्नाटक का विवाद हो सकता है, ठीक है, विभिन्न मुद्दों पे हो सकता है, जल बंटवारे को लेकर हो सकता है, सीमा विवाद हो सकता है। जैसे असम का अभी किसके साथ सीमा विवाद चल रहा था? हम्म अरुणाचल किसके साथ था? असम का ध्यान में नहीं आ रहा। सीमा विवाद हो सकता है, नदी को लेकर हो सकता है, जैसे अभी कौन से नदी को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है, कर्नाटक तमिलनाडु, इनके बीच में कौन से नदी को लेकर विवाद है? कावेरी जल विवाद है कि नहीं है? तो ये अंतरराज्यीय विवाद है, ठीक है। चले अंतरराज्यीय विवाद में लिखिए भारत का अर्धसंघीय ढांचा द्वारा राज्यों के मध्य विवाद होने पर केंद्र को मध्यस्थता करने का मौका देता है। अरे सिंपल शब्द है। ये विवादों हाँ ठीक है, भारत का अर्धसंघीय ढांचा राज्यों के मध्य विवाद होने पर केंद्र को मध्यस्थता करने की मौका देती है, ठीक है। जैसे दो राज्य आपस में किसी बात को लेकर विवाद है, तो दोनों राज्यों का विवाद का सुलझाने का काम किसका होगा? केंद्र का होगा। फिर केंद्र का कोई एजेंसी हो सकता है। घर में जब दो बच्चे लड़ लेते हैं तो उनको बच्चा थोड़ी ना सुलझाता है, गार्जियन ही तो सुलझाता है ना, ठीक है, समझे। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल में लिख दीजिए, जैसे जैसे में लिख दीजिए अंतरराज्यीय नदी विवाद। जैसे में क्या लिखेंगे? अंतरराज्यीय नदी विवाद। अंतरराज्यीय नदी विवाद हाइफन देके लिखिएगा जल विवाद। अंतरराज्यीय नदी विवाद या फिर मतलब ऑब्लिक देके जल विवाद। किसमें है ये अंतरराज्यीय नदी विवाद? ये जल विवाद किसमें है? अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद किसमें है? 262। 262, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे अनुच्छेद 262। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय नदी विवाद की बात है, ठीक है। अंतरराज्यीय नदी विवाद हाइफन जल विवाद अनुच्छेद 262 को निपटारा करने का कार्य केंद्र द्वारा किया जाता है। निपटारा करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा किया जाता है। आप चले लिखे कितना नंबर था ये टॉपिक? ये कितना नंबर पॉइंट था ये? 4 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में लिखे। 5 नंबर में लिखिए आपातकाल। आपातकाल, आपातकाल में भी अर्धसंघीय ढांचा काम करता है, ठीक है, इसमें लिखे आपातकाल के समय। नहीं, एक ही एग्जाम्पल, ठीक है। आपातकाल के समय, आपातकाल के समय किसी भी राष्ट्रीय और बाहरी समस्या से, राष्ट्रीय समस्या से भी और बाहरी समस्या से भी। राष्ट्रीय समस्या कब उत्पन्न होगा? 356 360 में राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न होगा, और 352 में कौन सी समस्या उत्पन्न होगा? तो बाहरी समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है। तो लिखेंगे आपातकाल के समय किसी भी राष्ट्रीय और बाहरी समस्या से निपटने में अर्धसंघीय ढांचा बेहद उपयोगी सिद्ध होता है। एवं हाँ ठीक है, ध्यान में रखना है आपातकाल के समय किसी भी राष्ट्रीय और बाहरी समस्या से निपटने में अर्धसंघीय ढांचा बेहद उपयोगी सिद्ध होता है। आपातकाल के प्रावधानों के माध्यम से केंद्र राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को, राष्ट्रीय एकता अखंडता को
विषम परिस्थितियों में संभाल कर रखता है। फिर से रिपीट करता हूं, आपातकाल के समय, ठीक है, आपातकाल के समय किसी भी राष्ट्रीय और बाहरी समस्या से निपटने में अर्धसंघीय ढांचा बेहद उपयोगी सिद्ध होता है। आपातकाल के प्रावधानों के माध्यम से केंद्र राष्ट्रीय एकता अखंडता को विषम परिस्थितियों में भी संभाल कर रखता है। ठीक है, हो गया। अब कल जो हम लोग जो क्लास करेंगे वो क्लास होगा अर्धसंघीय व्यवस्था की चुनौती। ठीक है, क्या लिखेंगे? अर्धसंघीय व्यवस्था की चुनौती क्या है, तो इस टॉपिक को लिख लीजिए, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, सर सेकंड लाइन फिर से बोलिएगा, इसके माध्यम से अर्धसंघीय व्यवस्था की चुनौती लिखिए। ठीक है, कितना स्लो लिखते हैं आप? ठीक है, आपातकाल के प्रावधानों के माध्यम से केंद्र राष्ट्रीय एकता अखंडता को विषम परिस्थितियों में संभाल कर रखता है। ठीक है, कल हम लोग क्या लिखेंगे, अर्धसंघीय व्यवस्था की चुनौती, अर्धसंघीय व्यवस्था की चुनौतियां। ठीक है, ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग कल बात करेंगे। इस टॉपिक हो गया, इसको सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहीं से हमारी कल की क्लास क्या होगी, कंटिन्यू होगी। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। नोट्स बनाते चलिए, जिनका पीछे का छूटा हुआ यूट्यूब